हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट। तो फिर जैसा आपने देखा पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ा, सिग्नल लेवल पे बात की, पावर लेवल पे बात की, इसी वाले इंस्ट्रूमेंटेशन वाले सिग्नल लेवल पे डील करते हैं नेटवर्क को, बाकी इलेक्ट्रिकल वाले पावर लेवल पे डील करते हैं। तो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ढंग से एकदम, है ना। वहाँ पे आपको बता दिया कि ये क्या क्या चल रहा है, कैसे आएगा, सारी चीज़ बता दी थी। अब देखिए यहाँ पे मैंने पहले से आपके लिए बना के रख लिया ताकि आपको दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे देखो, सर्किट और नेटवर्क, बेसिक डिफरेंस जानना जरूरी है इन दोनों के बीच में, इसलिए मैंने आपको पहले ये और बता देता हूँ। देखो ये मैंने एक बना रखा है, यहाँ पे एक सर्किट बना रखा है, ठीक है, और यहाँ पे ये है, इसको मैं बोल रहा हूँ नेटवर्क। अब सर ये ऐसा क्यों बोल रहे हो, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। तो ये मैं एक बेस्ट एग्जांपल दे के भी बताऊँगा जिससे आप अंडरस्टैंड भी कर सको। देखो यहाँ पे जो करंट जा रहा है, वापस आ रहा है, वही करंट जा रहा है, वही करंट आ रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पूरा हो रहा है ना। मतलब इसको अगर करंट फ्लो करवाना है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, हर एक कंपोनेंट में करंट जा रहा है और वापस आ रहा है, तो मतलब जो भी है ना, करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, एक तो ईएमएफ चाहिए और एक वोल्टेज नेसेसरी है। आपको पता है ये दोनों चीज़ तो नेसेसरी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या चाहिए, क्लोज्ड पाथ चाहिए। तो यहाँ पे है ना क्लोज्ड पाथ, है क्लोज पाथ, ठीक है। बट नेटवर्क के अंदर क्या है कि आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे तो करंट जा रहा है, बट यहाँ पे करंट नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ क्या हो गया, ये ओपन सर्किट। यहाँ क्या हो गया, ओपन सर्किट, तो करंट जा नहीं पाएगा। तो मतलब एक नेटवर्क, ये सर्किट जो है ये नेटवर्क के लिए, पर यहाँ पे एक सर्किट भी दिख रहा है आपको, इसमें तो जाएगा ना करंट, इसके अंदर तो करंट जाएगा ना। यहाँ से अगर करंट गया, मान लो ऐसे गया, वापस आ गया, तो इतने में जा रहा है, पर उधर नहीं जाएगा। क्यों, ओपन सर्किट है, आपको बताया था ओपन सर्किट में करंट जाता ही नहीं है, जीरो होता। तो ये बात है कि भी नेटवर्क के अंदर सर्किट भी आ रहा है, तो इसलिए सर्किट को क्या बोल दिया, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नेटवर्क बोल दिया। जैसे देखो मैं पहले ना इन दोनों की डेफिनेशन क्या होगी, इंटरकनेक्टेड ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स टू एक्ट टुगेदर, मतलब कंपोनेंट्स को ऐड करके एक सर्किट या नेटवर्क बन जाता है, वो तो बेसिक सी बात है, इसलिए इनकी डेफिनेशन। अब सर्किट और नेटवर्क का एक बेस्ट एग्जांपल दूं, जैसे ये रूम है, आप कोई रूम में बैठे हो, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, रूम है, तो इसके अंदर क्या है कि कई जगह देखो आप, मान लो लाइट ऑन है, बट क्या पता फैन ऑफ होगा, है ना। मतलब ये रूम किसकी तरह काम कर रहा है, एक नेटवर्क की तरह काम कर रहा है। क्यों, सर्किट को तो पूरे में करंट चाहिए, पूरे में चाहिए ना, सर्किट को पूरे में करंट चाहिए। जैसे अपने जिस घर में रहते हैं, ठीक है, उसका एक कमरा अभी वर्किंग है, बट एक कमरा मान लो लॉक कर दिया, उसमें कोई पंखा नहीं चल रहा, कोई लाइट नहीं चल रहा, बट पूरा घर नेटवर्क की तरह काम कर रहा है, पर उसका एक कमरा जो वर्किंग है, मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो ये क्या है, एक सर्किट हो गया। तो एक समझ में आ रहा है ना, मतलब नेटवर्क के लिए सर्किट क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नेटवर्क। सर्किट क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नेटवर्क। अब देखिए ट्रिपली वाले जो लोग हैं, ट्रिपली वाले जो लोग देखा हुआ, उन्होंने अपने ये जो नेटवर्क थ्योरी है ना, इसको ट्रिपली वाले किस नाम से पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस, इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस नाम से पढ़ते हैं। जबकि ईसी और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले लोग किस नाम से पढ़ते हैं, नेटवर्क थ्योरी के नाम से पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे का यही रीज़न है कि वो पावर लेवल पे डील करते हैं, उनको कंडक्टर चाहिए भैया, वायर लगे रहते हैं, सर्किट ब्रेकर लगे रहते हैं, आपने देखा होगा ना। मतलब उनको जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे एफिशिएंसी और लॉस की, अब समझ में आ रहा है, वो मेरे समझाया हुआ कैसे कितना काम आ रहा है। एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए, लॉस कम होने चाहिए, तो वहाँ पे क्लोज्ड पाथ कंडक्टर जरूरी होता है, वहाँ पे सर्किट ब्रेकर्स लगे रहते हैं, आपने देखा होगा ना, पावर हाउसेस वगैरह इन सब में। तो इसलिए ट्रिपली वालों के नाम रहता है ना सब्जेक्ट का, इसी का ही सेम चीज़ का, इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस रहता है। जबकि नेटवर्क थ्योरी, इसी वाले क्या बोलते हैं, नेटवर्क थ्योरी। इसका एग्जांपल देता हूँ, वो सिग्नल लेवल पे डील करते हैं। जैसे आप लोग हो वोडाफोन नेटवर्क, मैं अब ट्रांसमीटर हूँ, मैंने मेरा फ़ोन लिया, मैं बात कर रहा हूँ, किसी को फ़ोन मिला है मेरे फ्रेंड को, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा हूँ, वो रिसीव कर रहा है। अब बीच में कहाँ है, बीच में तो वायरलेस कम्युनिकेशन आ गया ना, तो मतलब इनका कनेक्टेड होना जरूरी नहीं है। जैसे मैंने बताया था, इनको तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की जरूरत ही नहीं है,
तो ये सिग्नल लेवल पे काम करते हैं। तो ये वोडाफोन, जियो, एयरटेल, ये सारा क्या है, ये नेटवर्क है। और अपना मोबाइल फ़ोन क्या है, ये इसके अंदर का सर्किट। मोबाइल फ़ोन क्या हो गया, सर्किट। तो समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो चीज़ आपको ये एग्जाम्पल से मैंने समझा दी इसलिए, ठीक है। तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल वाले कोर सब्जेक्ट में पढ़ते हैं फॉल्ट एनालिसिस, सर्किट ब्रेकर ऑपरेशन, मशीन्स, पावर सिस्टम, ठीक है, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ते हैं। जबकि इसी इंस्ट्रूमेंटेशन वाले क्या पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन, सिग्नल सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये सारी चीज़ें अपने ईसी और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले पढ़ते हैं। समझ में आ रही है बात मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझ में आ रही है। तो अब ये आप ये नोट कर लीजिए, ये मैंने पहले से इसलिए बना लिया कि ताकि यार अपने को ना ज़्यादा टाइम नहीं लगे, क्योंकि आप लोगों को पता है धीरे धीरे आगे बढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है अपने। क्योंकि मेरे सब्जेक्ट में क्या है कि देखो ना अपने इसको देख सकते हैं, ठीक है, कोई चीज़ देखी जाती है तो उसको अंडरस्टैंड, वो समझ में आ जाती है, विजन में आ जाती है, ठीक है। ना ही इसको हियर कर सकते हैं, सुन नहीं सकते, तो याद भी नहीं रख सकते। तो अपने जितना इसको करेंगे, मतलब जितना आई विल डू इट उतना ही आई विल अंडरस्टैंड इट, मतलब जितना मैं इसका प्रैक्टिस करूँगा उतना अंडरस्टैंड करूँगा। तो इसलिए ईजी है, क्योंकि इसमें मैथ है पूरी, सर्किट हुआ, एनालॉग हुआ, ये सारे सब्जेक्ट जो मैथ पे डिपेंडेंट है ना, ये ईजी है, इनमें 100% स्कोरिंग है। क्यों? क्योंकि ये सारे में मैथ कैलकुलेशन है, इनमें आपको ज़्यादा विजुअलाइज नहीं करना है, अपने को बस चलना है, जैसा जैसा मैथ बता रही है चलना है, बस समझनी है चीज़ें। क्योंकि ये रियल में अपने ना देख सकते हैं इन सब चीज़ों को, ना कुछ, सिर्फ मैथ से ही सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए मैंने शुरू के अंदर आपको बेसिक आइडिया दिया था सिग्नल लेवल, पावर लेवल का, ठीक है। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा अभी तक तो ना, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो सर्किट को क्या चाहिए, क्लोज पाथ चाहिए। नेटवर्क को क्या चाहिए, नेटवर्क के अंदर ही सर्किट आता है, मतलब सर्किट क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नेटवर्क है। तो ये बेसिक डिफरेंस रहता है, ये बताना भी जरूरी है ना, हर जगह बताया नहीं जाता। अब अपने तो आईएएस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो अपने को एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कि आप लोग फर्स्ट ईयर में ही हो, आपको कुछ नहीं पता, तो मैं उस हिसाब से आपका लेके चल रहा हूँ। बट आगे आगे मैं धीरे धीरे स्पीड तेज करता जाऊँगा ना। शुरू के अंदर तो समझाना जरूरी है, एक एक चीज़ फंडामेंटल क्लियर हो गए ना, तो आगे के टॉपिक्स आराम से स्मूथली आप कवर कर लो। इसलिए फंडामेंटल पे थोड़ा ज़्यादा जोर दे रहा हूँ मैं कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, ठीक है। नोट कर लिया, ओके। अब देखो कोई भी नेटवर्क को बनाने के लिए अपने को कुछ एक कंपोनेंट्स ज़रूरी है। जैसे कुछ पांच तो फंडामेंटल कंपोनेंट है जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी ये सारे ना, जैसे डायोड हुआ, ट्रांजिस्टर हुआ, नॉन लीनियर कंपोनेंट बहुत सारे आएंगे। बट जो 5 फंडामेंटल कंपोनेंट्स है ना, 5 फंडामेंटल कंपोनेंट्स कोई भी सर्किट या नेटवर्क को बनाने के लिए, पांच फंडामेंटल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं बताइए ज़रा। आपने देखा होगा सर्किट में वोल्टेज रहता है, करंट रहता है, रेजिस्टेंस रहता है, इंडक्टर रहता है और RLC कैपेसिटर रहता है। इन तीनों से मैंने जैसे आपको बताया था पिछले वाले लेक्चर में कि तीनों से अपने कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोई भी वर्ल्ड के अंदर कोई भी चीज़ बना सकते हैं। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डिस्कस किया था ना आपने। अब देखो ये मेरे 5 परिवार के हिस्से हैं ना, इनको मैं ना क्योंकि आगे डिस्कस होगा पूरा, तो एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको ताकि आप ये अच्छे से समझो। क्योंकि आपको पता है ना, एक इंटरेक्शन मतलब आपको समझने का तरीका, याद रखने का तरीका अपने तभी रख सकते, कुछ अपने समझने का कुछ आइडिया हो इसका। जैसे स्टार्ट नहीं हो तो इसलिए मैं देखो इसमें जो वोल्टेज हो गया ना, अपने 5 फैमिली के हिस्से हो गए मान लो अपने ना। जो ये वोल्टेज है ये माँ की तरह काम करेगी, मदर की तरह काम करेगी यहाँ पे, ठीक है। हर सर्किट के अंदर वोल्टेज, क्योंकि देखो माँ की क्वालिटी क्या होती है कि उनका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है आपको पता है, 0 होता है। वोल्टेज का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। तो माँ कितनी भी उदास हो, कुछ भी हो, तो बच्चों को क्या कहेगी, कुछ नहीं कहेगी, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, अपना गुस्सा शांत रखेगी। तो ये अपने सर्किट के अंदर पैरेलली काम करती है। वोल्टेज घरों में देखा हुआ पैरेलली आती है ना, तो ये माँ की तरह काम करेगा अपना, ठीक है। अब ये जो करंट है ना, करंट भैया ये फादर की तरह काम करता है। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है। इनको कुछ कह दिया ना, पहले तो ये कहेंगे, पहले तो पिटाई करेंगे और बाद में कहेंगे हाँ बोलो, ठीक है। तो इनका इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, ठीक है। तो
ये सर्किट के अंदर या उसमें सीरीज में लगे रहते हैं, मतलब इनके साथ छेड़खानी कर दी ना तो भैया ये गलती होगी आपकी, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये तीनों क्या है भैया, अपनी फैमिली के बच्चे हैं, ये बच्चे हैं। इसमें रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस है ना, ये अपना बॉय है, ये अपना हो गया बॉय। आपको पता है रेजिस्टेंस होमोजीनियस कंपोनेंट रहता है, तो ये क्या है, माँ से भी एनर्जी लेगा, पापा से भी एनर्जी लेंगे, मतलब पॉकेट मनी की बात कर रहा हूँ मैं ना, तो दोनों से एनर्जी लेगा, एनर्जी फ्रॉम वोल्टेज और करंट सोर्स से, ठीक है। और उसको क्या कर सकता है, रेजिस्टेंस आपको पता है, एक तो डिसिपेट करता है एनर्जी को, क्या करता है, डिसिपेट करता है, दूसरा एक कन्वर्ट भी करता है और यूटिलाइज भी करता है। तो ये दो मेन काम है, दूसरा ये यूटिलाइज एंड कन्वर्ट भी करता है। आपने देखा होगा ना एक्टिव पावर में, रियल पावर में रेजिस्टेंस, ठीक है, एक यूटिलाइज एंड कन्वर्ट। तो ये इसका क्या हो गया, रियल पावर, एक्टिव पावर, रियल या एक्टिव। आगे आएगा ये एसी के अंदर, एसी डीसी के अंदर। तो ये रेजिस्टेंस है ना, ये इसका ये हो गया, ठीक है, ये बॉय हो गया अपना। अब एल और सी क्या है सर, ये दोनों गर्ल्स है फैमिली की, ठीक है, फैमिली के अंदर ये गर्ल्स है। अब गर्ल्स को तो कोई नहीं समझ सकता, आपको पता है उनके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो ये गर्ल्स है, इनका अपने डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपको पता है, मैंने बताया था इंडक्टर क्या रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। जबकि कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी शो करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी शो करता है। अब कोई भी चीज़ है, कोई भी है ना, उसको चलाने के लिए, कोई भी चीज़ को चलाने के लिए मतलब इनको पांचों को कैसे इंटरेक्ट करेंगे वो जान लेते हैं अपने, ये पांचों कैसे इंटरेक्ट करेंगे वो अपने जान लेते हैं। एक सर्किट के अंदर ये पांचों कैसे इंटरेक्ट करेंगे, ये कैसे इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। ये मैंने बेसिक आइडिया बता दिया। ये इन दोनों के बिना भी तो घर नहीं चलेगा ना। अब ये घर के हिस्सा है, घर का हिस्सा है, ये क्या करेंगे, स्टोर करेंगे एनर्जी को और रिलीज करेंगे। आपको पता है प्योर जो कैपेसिटर रहता है, प्योर कैपेसिटर रहता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना रहता है, इनफाइनाइट। प्योर इंडक्टर रहता है, उनका इंटरनल कैपेसिटेंस कितना रहता है, 0, ठीक। तो अगर प्योर की मैं बात करूं तो इस सर्किट को मतलब कुछ नहीं, इनकी रेटिंग्स रहेगी कुछ, तो वो ज़्यादा नहीं। ये रेजिस्टेंस रहता है, आपको पता है होमोजीनियस कंपोनेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रहता है। ओम्स लॉ की अगर मैं बात करूं इसके अंदर, रेजिस्टेंस के अंदर ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस के अंदर बात करूं तो V = IR, यहाँ कहीं फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट आ रहा है, नहीं आ रहा। बट वैसे ही अगर मैं उन दोनों में ओम्स लॉ की बात कर लूँगा ना, ओम्स लॉ ये आगे आएगा, रेजिस्टेंस अलग से बताऊँगा तो आगे आएगा, चिंता मत करो। इनमें बात करूँगा ना तो इनमें ओम्स लॉ क्या रहता है, इनमें ओम्स लॉ क्या रहता है। अगर मैं इसकी बात करूं, इंडक्टर की बात करूं, तो इसमें क्या रहता है, I = LdI/dt, V = LdI/dt रहता है, V = LdI/dt। जबकि कैपेसिटर की अगर मैं बात करूं, कैपेसिटर में क्या रहता है, I = CdV/dt। तो यहाँ पे देखो चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी आ रही है यहाँ पे, तो ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट हो गए, ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट हो गए, ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट हो गए दोनों के दोनों, ठीक है। अब ये एक सर्किट होगा, उसमें इंटरेक्ट कैसे करेंगे ये पांचों जने, ये पांचों जने इंटरेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने पहले, आप ये नोट करना चाहो तो कर लो, एक बेसिक ट्रिक थी ना, इसको हटा के फिर मैं आपको बताता हूँ ये इंटरेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, तो ये बता दिया मैंने, पांचों परिवार के मेंबर हैं, ये इनके बारे में थोड़ा सा बता दिया। भाई फैमिली के बारे में जानना ज़रूरी है ना, फैमिली तो सब कुछ होती है, सही कह रहा हूँ, ठीक है। ये जान लिया तो मैंने, आपने उतार लिया होगा, नोट कर लिया होगा। अभी मैं इसको मिटाता हूँ, इनके इंटरेक्शन देखेंगे कैसे करते हैं, है ना, एक सर्किट के अंदर ये कैसे इंटरेक्ट करते हैं। अब ये कैसे इंटरेक्ट करते हैं ना, ये जानना भी जरूरी है, भी क्या काम करेंगे। तो मैंने आपको शुरू के अंदर जो सिलेबस लिखाया था उसमें मैंने कहा था कि पहले 3 चैप्टर हैं डीसी स्टेडी स्टेट, ठीक है। उसके बाद बात करूँगा मैं एसी स्टेडी स्टेट की,
कहा था ना, याद आ रहा है? उसके बाद मैंने कहा था कि भी ट्रांजिएंट में आएंगे, ट्रांजिएंट्स में आएंगे। हुई थी बात या नहीं हुई थी? याद कीजिए। नहीं हुई थी तो बताओ। हुई थी ना? तो डीसी के अंदर बात करेंगे तो ये डीसी में क्या बात करेंगे अपने शुरू में, यहाँ पे रेजिस्टेंस काम करेगा। आपको पता है डीसी के अंदर सिर्फ, क्यों? फ्रीक्वेंसी नहीं होती। डीसी वेव आपको याद है, तो वहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। फ्रीक्वेंसी नहीं होती तो मतलब वहाँ पे रेजिस्टेंस काम करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, होमोजीनियस कंपोनेंट, है ना? याद आ रहा है? होमोजीनियस कंपोनेंट रेजिस्टेंस काम करेगा। तो देखो, और यहाँ पे एसी के अंदर चलो एक ये भी एक एग्जांपल से बता देता हूँ ना आपको, मतलब थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस है, मैंने क्या होता है, बॉय है। शुरू में ये क्या है आपका, बैचलर है ना? मैं आपको समझा रहा हूँ एक, है ना? अब वो फैमिली वाली बात होगी। अब सिर्फ इसको बॉय की तरह रेजिस्टेंस ले लेते हैं, एलओसी को सिर्फ अलग लड़की की तरह अपने मान लेते हैं, ठीक है? अब बॉय है, बैचलर है, ठीक है? अब ये शुरू में इसको मान लो कि भैया काम कर रहा था, ये अपना काम कर रहा है, तो इसको मतलब सैलरी मिल रही थी, अच्छा खासा कमा रहा था। बाद में भैया इसकी शादी कर दी घर वालों ने, है ना? बाद में इसकी शादी कर दी, तो इनमें से मान लो ये अलग लड़कियां हैं ना, अलग लड़कियां हैं दोनों ना, तो एक शादी कर दी, तो इसकी लाइफ में आ गई है वाइफ की तरह काम करेगी। वाइफ की तरह काम करेगी तो पता है वाइफ आने के बाद में यहाँ बैचलर था, इसका पावर फैक्टर cos phi 1 था, ठीक है? कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी, कुछ नहीं थी, आराम से अपने पैसे कैसे ही लगाओ। अब ये इसकी लाइफ में आ गई वाइफ, ये आ गई एसी स्टडी स्टेट में आ गई अपने ना, डीसी के बाद में। अब इसकी वाइफ आ गई तो इसका पावर फैक्टर क्या हो गया, इसका पावर फैक्टर लेस देन 1 हो जाएगा। मतलब अब भैया ये पैसे अपने हिसाब से नहीं लगा सकता। अब ये बैचलर नहीं रहा, शादीशुदा हो गया, तो भैया अब थोड़ा सा आपको पता है बीवी के हिसाब से चलना पड़ेगा, इसको थोड़ा है घर बार सोचना पड़ेगा। पहले तो बैचलर था, बैचलर पार्टी कर ली, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका cos phi 1 हो गया। अब भैया कुछ एक साल हो गए शादी के, ठीक है? कुछ एक साल हो गए, तो उसके बाद में क्या होगा, ट्रांजिएंट की बात कर लेते हैं अपने। कुछ एक साल होने के बाद में थोड़ा सा बिहेवियर में चेंज आया। जैसे मैं स्टेप रिस्पॉन्स की बात करूँ ना, तो कभी क्या होगा, कभी बात होगी, कभी बातचीत होगी, कभी ज़्यादा हाईफाई बातचीत होगी। तो ये देखिए यहाँ पे स्टेप, जैसे मैं स्टेप रिस्पॉन्स की बात करूँगा तो ये इंटरेक्ट ऐसे करेंगे। स्टेप रिस्पॉन्स की मैं बात कर लेता हूँ ना, ये स्टेप रिस्पॉन्स दिया मैंने, ठीक है? यूनिट स्टेप, कुछ भी ए एम्पलीट्यूड ले लो। तो कभी कभी तो क्या होगा, अंडर डैम्प होगा, ऊपर नीचे सिस्टम ऐसे चलेगा, ठीक है? कभी कुछ ज़्यादा ही डैम्पिंग देखने को मिल जाएगी, कभी क्रिटिकल डैम्पिंग देखने को मिल जाएगी, है ना? कभी क्रिटिकल डैम्पिंग देखने को, एक ग्राफ नहीं बना दिया मैंने आपको समझाने के लिए, आगे आएगा ये, आपने बीटेक में देखा होगा। कभी कभी थोड़ी ज़्यादा लड़ाई, कम लड़ाई, कभी एकदम ही ज़्यादा लड़ाई, कभी ज़्यादा पिटाई होगी, कभी कम पिटाई होगी। तो डैम्पिंग, ये नेचर शो कर रहा है ना, ट्रांजिएंट्स में ये सब चीज़ें देखेंगे। तो ये वे ऑफ इंटरेक्शन हो गया इसका, ये पांचों कंपोनेंट्स। अब समझ में आ गई बात? यहाँ पे वाइफ के आने पे cos phi कम हो गया, तो ये क्या एक मतलब आपको आइडिया रहेगा कि हाँ ठीक है। समझ में आई बात या नहीं आई, ये बताओ। समझ में आई ना? बहुत ही बढ़िया आई। तो वाह सर, अब तो हमें पता चला कि भैया वाइफ का क्या मतलब कितना रोल होता है लाइफ में, है? मतलब पहले बेचारा कमा रहा था, वाइफ आ गई, बाद के अंदर ये चलता रहा। सर ध्यान रखना, अब आराम से पहले करियर एंजॉय कीजिए ना। नहीं ज़रूरी भी होती है, वाइफ ही तो घर की हर चीज़ संभालती है। तो ये तो सिर्फ याद रखने के लिए अपना हो गया, ठीक है? ओके, नोट कर लिया? चलो अब अपने आगे शुरू करते हैं। अब देखो आगे अपनी क्या बात करेंगे, लीनियर नॉन लीनियर प्रॉपर्टी देख लेते हैं अपने ना। लीनियर और नॉन लीनियर देख लेते हैं भैया। लीनियर नॉन लीनियर क्या है ये, है ना? तो पहली चीज़ अपनी डिस्कस कर लेते हैं इसमें, लीनियर नॉन लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर नॉन लीनियर प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। देखो
दुनिया के अंदर हर चीज़ नॉन लीनियर है। आपको ना मतलब हर चीज़ नॉन लीनियर, कोई भी चीज़ देख लो आप, हर चीज़ नॉन लीनियर है। अपनी बॉडी की बात करो आप, अपनी बॉडी है, मेरी बॉडी है, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ना, अब मान लो सुबह से लेकर रात तक पढ़ा लूँगा, नहीं पढ़ाऊँगा ना। मेरे को क्या करना है, अगर आपको पूरे दिन पढ़ाना है तो थोड़ा सा पढ़ाया, उसके बाद कुछ एनर्जी लेनी पड़ेगी, फिर पढ़ाया, फिर एनर्जी लेनी पड़ेगी। मान लो लाइव क्लास चल रही है तो फिर पढ़ाया, फिर एनर्जी लेनी पड़ेगी। मतलब क्या है, मैं थोड़े थोड़े टाइम में चीज़ों को कर रहा हूँ, मतलब अपनी बॉडी के हिसाब से लीनियराइज करके चल रहा हूँ। ऑल ओवर बॉडी नॉन लीनियर है, सारा दिन एक साथ काम कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता ना। तो वो डिफरेंस अभी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये ग्राफ है आपका, अगर मैं बात करूँ तो ये आपके तो ग्राफ हो गए। एक तो ये बात किया मैंने और एक मैंने ये बात किया। अब ये ना ये होगा आपका लीनियरिटी किस होमोजीनियस, मतलब इसको अपने होमोजीनियस प्रॉपर्टी, ठीक है, होमोजीनियस प्रॉपर्टी। और ये क्या है आपका नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस दिख रहा है ना, नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो होमोजीनियस में क्या है कि ये जैसे मैंने स्टेप इनपुट दिया, स्टेप आउटपुट आएगा। क्यों, ये लीनियराइज चल रहा है। तो होमोजीनियस मतलब जो मैंने इनपुट दिया उतने ही आउटपुट आया, मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हैं इनको अपने, ठीक है। नॉन होमोजीनियस प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, नॉट प्रेडिक्टेड, नॉट प्रेडिक्टेड। ठीक है। अब देखिए दूसरी यहाँ पे क्या है, मैथमेटिकल मॉडल मैं इजीली बना सकता हूँ यहाँ पे इसका। मैथमेटिकल मॉडल बना सकता हूँ, जबकि यहाँ पे क्या मैथमेटिकल मॉडल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अपने इसका। अब मैंने जैसे शुरू में एग्जांपल दिया, आप देखिए ना, आप देखिए अब इसके आगे अगर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, सीधा सीधा जाएगा, है ना, आगे की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कभी नीचे, आगे पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अपने, तो उसका मैथमेटिकल मॉडल नहीं बना सकते। पर इसका जैसे मैंने बताया, अपनी बॉडी है, थोड़े थोड़े कम टाइम में, लीनियर टाइम में काम करती है। तो वैसे अब अगर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो ये अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस की बात कर ली ना, तो ये ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, उसकी बात करता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उसकी बात कर लेता हूँ। जैसे मैंने एक बात की यहाँ पे, जैसे मैंने ये बात की, ये मेरा कोई फंक्शन है f ऑफ x और यहाँ x है, ठीक है, फंक्शन है f ऑफ x, यहाँ पे x है, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे बात किया, ये इतने में मैंने बात की, ये मैंने इतने में मैंने बात की, ये मेरा कोई फंक्शन था, ठीक है। यहाँ पे मैंने दूसरा फंक्शन लिया, ठीक है, ये मैंने फंक्शन लिया f(x), ये x, ठीक है। यहाँ पे भी मैं सेम फंक्शन ले लेता हूँ। अब देखो मैंने क्या कहा कि थोड़े थोड़े इंटरवल में अपनी बॉडी काम करती है। तो अगर मैं स्मॉल इंक्रीमेंटल की बात करूँगा, चेंज की स्मॉल की बात करूँगा, यहाँ से लेके जैसे मैंने यहाँ पे बात की स्मॉल डेल्टा एक्स की, स्मॉल की बात की, तो स्मॉल की अगर मैंने बात की ना, तो इसको अपने लीनियराइज कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल था, ये रियल है, तो मतलब एक्चुअल को लीनियराइज करके अपने अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, है ना, अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल से बताऊंगा ये चीज़ भी कहाँ पे अपने इंजीनियर में, तो थोड़े स्मॉल में किया। बट अब यहाँ देखिए, आप यहाँ देखिए, यहाँ मैंने मान लो बिग सडन चेंज दिया है, यहाँ पे हमने सारे दिन काम कराया अपनी बॉडी को, ये डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स। तो अब ये देखो, अब ये देखो, अब आप ये देखो, है ना। अब क्या ये जो एक्चुअल है वो अप्रोक्सीमेट के बराबर है? जो एक्चुअल है क्या वो अप्रोक्सीमेट के बराबर दिख रहा है आपको?
नहीं दिख रहा ना, मतलब बड़े के अंदर अपने बात नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे क्या है कि जो एक्चुअल है इज नॉट इक्वल टू अप्रोक्सीमेशन, एक्चुअली इज नॉट इक्वल टू अप्रोक्सीमेशन। तो आप देखिए आपको दिख रहा है, तो इसलिए ना आपने देखा होगा एनालॉग सर्किट्स आप पढ़ते हो, एक एग्जांपल से बताता हूँ मैं आपको। एनालॉग सर्किट्स आप पढ़ते हो ना, एनालॉग सर्किट है, वहाँ पे आपने डायोड, एक परफेक्ट एग्जांपल, डायोड की बात करो, ये डायोड आपका, ठीक है। अब इस डायोड को मैं फॉरवर्ड वाइज में फॉरवर्ड वाइज में आपने देखा है ना, आप ग्राफ बनाते हो फॉरवर्ड वाइज में ऐसे डायोड का। एनालॉग में बताऊंगा, जो आपको ये भी बताऊंगा डायोड के अंदर, तो ये कुछ ऐसे ग्राफ बनाते हो आप, है ना, कुछ ऐसे ग्राफ बनाते हो। तो डायोड में हम क्या करते हैं कि इसका मॉडल जो है ना, जो इसका मॉडल है, जो इक्वेशन निकालते हैं डायोड की, I बराबर I नॉट e की पावर माइनस VD बाई अनीटा VD बाई टी फॉर्मूला आता है ना ऐसा कुछ, तो वो फॉर्मूला जो आता है वो स्मॉल सिग्नल के लिए अपने बात करते हैं, मतलब स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंज। तो आपने यहाँ पे नाम सुना हुआ एनालॉग में, ट्रांजिस्टर्स वगैरह, डायोड वगैरह में, कि स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस। मतलब एनालॉग तो पूरा वैसे तो नॉन लीनियर है, एनालॉग पूरा क्या है, नॉन लीनियर है, बट हम उसे पढ़ने के लिए, उसे समझने के लिए किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करते हैं, मतलब लीनियराइज करते हैं। अब पता है लीनियर नॉन लीनियर के बीच का डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो मतलब हम क्या करेंगे, हमारा जो नेटवर्क होगा ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कुछ भी चीज़ होगी ना, कुछ भी चीज़, वो हम कैसे पढ़ेंगे कि भैया उनकी कुछ रेटिंग्स रहेगी, रेटिंग्स रहेगी, रेटिंग्स एंड स्पेसिफिकेशंस रहती है। चलो ये बताता हूँ मैं क्या क्या रहती है। जैसे ये रूम का एग्जांपल लेते हैं। रूम है, इस रूम में फ़ैन है, ठीक है, फ़ैन है, फ़ैन में RLC तीनों ही है, रूम में RLC तीनों ही है, बट अपने इसमें एक कितनी वोल्टेज आ रही है, 230 वोल्ट आती है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है। जब इस पे अपने बात करते हैं, इतनी फ्रीक्वेंसी, इतनी वोल्टेज पे बात करते हैं, तो पर्टिकुलर रेटिंग देते हैं ना अपने, इनमें ये क्या काम करता है, इसमें ये लीनियरली काम करते हैं। क्योंकि अब वो होता है फैन के अंदर, ये ट्यूबलाइट के अंदर चौक कॉइल्स रहती है, ठीक है, फैंस में ही रहती है, जो वाइंडिंग रहती है, इनमें इंडक्टर तो रहता है, ये कैपेसिटर भी रहता है। तो ये सारी चीज़ें है तो नॉन लीनियर, वैसे फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, बट एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर, मतलब रेटिंग और स्पेसिफिकेशंस रहती है, जिसमें हम इनको लीनियरली मानते हैं ताकि हम इसका मैथमेटिकली मॉडल बना सकें। ये समझ में आ रहा है, मतलब अपने इनको पूरा नेटवर्क को, एनालॉग को, कंट्रोल हो, इन सब को लीनियरली डिस्कस करते हैं। क्योंकि नॉन लीनियर चीज़ें तो समझ नहीं सकते ना हम, नॉन लीनियर चीज़ें समझ सकते होगा, नहीं समझ सकते। तो ये लीनियर नॉन लीनियर, आई होप लीनियर नॉन लीनियर या नॉन लीनियर है ना, लीनियर लीनियर नॉन लीनियर प्रॉपर्टी, ठीक है, ये इसकी अपने बात कर ली, ये पूरा उस पे हो गया, ठीक है। लीनियर नॉन लीनियर वहाँ पे आप लिख लेना नॉन लीनियर, ठीक है। तो ये आपका लीनियर नॉन लीनियर के बारे में हो गया, ठीक है। ओके, आप नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ क्या बताया मैंने, तो यहाँ पे एक नोट लगा के लिख देना आप लोग कि इन आवर इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस, in our electric circuit analysis, if our component obeys Ohm's law, Kirchhoff's law और superposition theorem, मतलब इन इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस इफ आवर कंपोनेंट ओबेस ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, सुपरपोजिशन थ्योरम इन ए स्पेसिफाइड रेटिंग, देन इट इज कॉल्ड टू बी लीनियर। आपने देखा होगा तभी डायोड को अपने कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर मान के चलते हैं, लीनियर मानते हैं, वहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आता है, वोल्टेज आती है इंटरनल, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस मानते हैं, इंटरनल वोल्टेज ले लेते हैं अपने डायोड की, ठीक है, RD, ठीक है। इसको लीनियर करके अपने सॉल्व करते हैं ना। तो आपने नोट में क्या लिखा, नोट में आपने लिखा होगा कि इन इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस
इफ आवर कंपोनेंट्स फॉलोज ओम्स लॉ, Kirchhoff's law, superposition principle in a specified ratings and specifications, then they are said to be linear. ठीक है, ओके, चलो ठीक है फिर, ओके। तो आज ये हमने किया लीनियर नॉन लीनियर की बात कर ली, सर्किट नेटवर्क की बात कर ली। अभी अगले लेक्चर में अपने बाइलेटरल, यूनिलेटरल, इन सब की बात करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हैव ए गुड डे, ओके।